हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा मेरे पहले सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम राजस्थान की ज्योग्राफी में आज हम एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्वतंत्रता के पश्चात। ठीक है, यानी कि जो स्वतंत्रता के पश्चात की हम बात करते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात, यानी कि जो स्वतंत्रता के पश्चात जो देशी रियासतें हैं उन्होंने जो वनों के प्रबंधन और संरक्षण के बारे में जो कानून बनाए उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमने वनों के संरक्षण और प्रावधान के बारे में, उनके संरक्षण और प्रबंधन के बारे में हमने कुछ प्रावधान जोड़े हैं, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर ये बातें जोड़ी गई हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स, ये बातें मैंने आपको मैंने बहुत ही डिटेल से आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो अगर आज ये जो फर्स्ट जो कोई वीडियो स्टूडेंट देख रहा है तो पहले आप पिछला वाला जो वीडियो देखिएगा, तब ये जो अभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात। वैसे टॉपिक क्या था हमारा? वन संरक्षण एवं प्रबंधन। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ओके, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो पहले हमने फर्स्ट जो हमने पढ़ा था ब्रिटिश, यानी स्वतंत्रता से पहले, यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा वनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए जो नियम बनाए थे उनके बारे में बात कर लेते। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के पश्चात जो इंडियन जो गवर्नमेंट है इसने वनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए उनकी बात अपन करते हैं। देखिए, आपको पता है डियर फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति, और ये राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई थी? 1952। ठीक है, इस राष्ट्रीय वन नीति में यह बताया गया कि जो भारत के जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उनकी जो भौगोलिक क्षेत्र है, उन भौगोलिक क्षेत्र के 33% क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए, यानी कि 33% भाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। ठीक है, तो सभी स्टेट गवर्नमेंट ने इस नीति की पालना की और इस नीति को भी क्या किया, उसने इस फॉर्मूले को अपनाया। ठीक है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जो इस प्रकार भारत सरकार ने जो सभी राज्यों को इस नीति के आधार पर सभी राज्यों को इस बांध दिया गया, इस नीति के आधार पर बांध दिया गया। ठीक है, फिर क्या होता है कि हम अपने राजस्थान गवर्नमेंट की बात करते हैं कि फिर 1953 में राजस्थान गवर्नमेंट एक अधिनियम बनाया था। ठीक है, और अधिनियम क्या है? यानी कि राजस्थान वन अधिनियम 1953। ओके, बात करते हैं आगे। राजस्थान वन अधिनियम, देखिएगा, राजस्थान वन अधिनियम 1953। ठीक है, 1953 ये एक्ट है, यानी कि अधिनियम का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्ट बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं कानून। ठीक है, ये कानून बनाया गया। अब देखिएगा, इस कानून में क्या बातें बताई गई है। इस कानून के तहत क्या होता है कि राजस्थान सरकार ने भारत सरकार की जो नीतियां हैं उनको अपनाया है, और अपनाने के पश्चात जो वन थे उन वनों को कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में डिवाइड किया। और 3 भाग मैंने आपको काफी चर्चा में आपको मैंने लाके रखा है और आपको समझाया भी है। देखिए, इसके आधार पर वनों को प्रशासनिक और संवैधानिक आधार पर 3 भागों में उसको बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे देखिएगा, एक तो आपका है आरक्षित वन। ठीक है, आरक्षित वन। ठीक है, दूसरा है आपका सुरक्षित वन। ओके, सुरक्षित वन, इसी को हम बोलते हैं रक्षित वन। ठीक है, और तीसरा है अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। ठीक है, और इस राजस्थान वन अधिनियम के द्वारा भी फिर राजस्थान के अंदर जो वन है उसको हम 3 भागों में 3 प्रकार, यानी कि 3 प्रकारों में बांटा गया। ठीक है,
अब बात करते हैं आगे की, अगर बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, आगे की अगर बात करते हैं तो इसमें और भी बातें बताई गई है। तो इस एक्ट के द्वारा राजस्थान सरकार ने क्या है, ये पूरी तरह तरीके से वन प्रबंधन और संरक्षण का फैसला लिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसके पश्चात होता क्या है कि हमारी जो राजस्थान सरकार है, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने एक प्रथम नीति बनाई, यानी कि प्रथम वन नीति बनाई, और वो नीति बनाई थी डियर फ्रेंड्स, देखिएगा 17 फरवरी 2010 को प्रथम राजस्थान में वन नीति बनाएंगे। तो ये हम बात करते हैं, देखिएगा इसके पश्चात देखिए डियर फ्रेंड्स क्या होता है, इसके पश्चात ये होता है कि प्रथम वन नीति, ठीक है, प्रथम वन नीति, देखिएगा प्रथम वन नीति, ठीक है, और प्रथम वन नीति कब बनाई गई 17 फरवरी 2010। अब देखिएगा इस 2010 में जो राजस्थान के जो प्रथम वन नीति है, इसमें क्या गया, पहले तो बात इसको समझ लीजिए, यह है राजस्थान की प्रथम वन नीति थी। ठीक है, ये प्रथम नीति है। इसमें यह बताया गया, इसमें यह गाइडलाइन जारी की गई कि जैसे आपको पता है कि राष्ट्रीय वन नीति है, राष्ट्रीय वन नीति में बताइए 1952 में थी, और इस नीति के द्वारा क्या बताया गया कि समस्त भूभाग पर कितने प्रतिशत वन होने चाहिए, 33% वन होने चाहिए। लेकिन राजस्थान सरकार ने इस नीति का पालन तो किया, लेकिन 2010 में प्रथम जो नीति बनाई थी वन नीति, उसमें यह बताया गया कि राजस्थान सरकार राष्ट्रीय वन नीति का तो पालन करेगी, लेकिन यानी कि जो राजस्थान के भूभाग पर 33% वन न होकर 20% क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। ठीक है, तो ये अपने राजस्थान की जो प्रथम वन नीति है 17 फरवरी 2010 में ये बताई गई। इसमें ये कहा गया कि 33% भूभाग पर क्या है, 33% भूभाग पर वन है, लेकिन इसको तो पालन तो किया, लेकिन आपको पता है इसकी आलोचना भी हुई। ठीक है, आलोचना भी हुई, लेकिन राजस्थान सरकार ने कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रखने की बात बताई, 20% भूभाग पर वन रखने की बात बताई है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आए। अब देखिएगा इसके पश्चात होता क्या है कि राजस्थान में कुल जो वन है वो कितने परसेंट, यानी कि इसका ये गाइडलाइन जारी की गई। ठीक है, इस प्रथम वन नीति के माध्यम 2010 में। लेकिन अब आज वर्तमान में अगर देखें तो राजस्थान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो डियर फ्रेंड्स ये है 9.59% भाग पर, यानी कि 9.59% भूभाग पर वर्तमान में वन है, यानी कि राजस्थान में कुल वन क्षेत्र। ठीक है, तो ये क्या है, राजस्थान में कुल वन क्षेत्र। ठीक है, ये है, तो 9.59% भूभाग पर वन है। तो डियर फ्रेंड्स बातें समझ, एक बार फिर से मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि देखिएगा प्रथम वन नीति यानी कि 17 फरवरी 2010 में राजस्थान में पहली वन नीति बनाई गई। ठीक है, इस वन नीति के आधार पर बताया गया कि जो भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जो 33% भूभाग पर वन की घोषणा इतने प्रतिशत होने चाहिए, लेकिन इस नीति के अंदर प्रथम नीति में 33% वन को घटाकर, यानी कि इसको घटाकर, ठीक है, घटाकर कितना कर दिया गया, 20% भूभाग पर वन की बात बताइए, यानी कि होने की बात बताइए। इसके पश्चात देखिएगा अगर आज वर्तमान में हम देखें तो आज वर्तमान में राजस्थान की कुल वन क्षेत्र कितने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 9.59% भूभाग पर क्या है, वन है। ठीक है, तो ये बात थी। अब हम अगला जो हमारा जो टॉपिक है उसमें हम बात करते हैं कि जो राजस्थान के अंदर जो वन अनुसंधान केंद्र है उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दें। ओके, देखिएगा, ठीक है,
ओके, देखो वन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, वन अनुसंधान केंद्र, देखिए वन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, वन अनुसंधान केंद्र की बात अपन करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत सरकार के द्वारा क्या है कि राजस्थान को एक वन अनुसंधान केंद्र खोलने का सुझाव दिया, और वो वन अनुसंधान है काजरी, ठीक है। आपको पता है काजरी, आफरी, ये दो वन अनुसंधान केंद्र हैं। इनका जो प्रमुख कार्य था कि राजस्थान में जो लगातार जो डेजर्ट यानी कि मरुस्थल आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि रेगिस्तान बढ़ रहा है, यानी कि रेगिस्तान का मार्च हो रहा है, उसको कम करने के लिए, यानी कि रेगिस्तान को रोकने के लिए, और पश्चिमी राजस्थान के अंदर वनों को वन हरियाली लाने के लिए, हरे भरे पेड़ लगाने की बात बताई गई। और ये केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, केंद्र सरकार की एक ये संस्थान है, ठीक है। तो ये काजरी की हम बात करते हैं। देखिए काजरी क्या है, तो ये सबसे पहले बात करते हैं काजरी। देखिए काजरी, देखिए CAZRI, ठीक है, ये काजरी, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं कि काजरी की फुल फॉर्म क्या होती है। काजरी देखिए फुल फॉर्म होती है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि देखिएगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया। यानी कि इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो डियर फ्रेंड्स, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ठीक है, यानी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गई, ठीक है। तो देखिएगा इंग्लिश में इसका जो फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसको हिंदी में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी कि इसका जो मुख्यालय है, ओके, इसका जो मुख्यालय, ठीक है, इसका मुख्यालय है जोधपुर में। कहाँ है, जोधपुर में, ठीक है, यानी कि राजस्थान में है। ऐसे केंद्र सरकार की एक संस्थान है, और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय हमने जोधपुर के अंदर है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में सबसे पहले बात अगर हम करें तो जो काजरी है, काजरी की स्थापना कब होती है, पहले काजरी का क्या नाम था, फिर बाद में इसका क्या नाम पड़ा है, और फिर जो काजरी यानी कि केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, इसका नाम 1959 के अंदर इसका नाम पड़ा था, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि इसका 1952 में क्या नाम था। देखिए फ्रेंड्स, जो काजरी की स्थापना से पहले भारत सरकार ने पहले से ही इस दिशा में एक अलग से इसका नाम रखा था, और उसका नाम था डेजर्ट एफोरेस्टिस, यानी कि डेजर्ट एफोरेस्टेशन इंस्टीट्यूट 1952। इसका नाम क्या था, 1952 में इस काजरी का, यानी कि इसको बोलते हैं डेजर्ट एफोरेस्टेशन इंस्टीट्यूट 1952 में था। लेकिन फिर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, 1957 में इसका फिर नाम चेंज कर दिया गया, और वो नाम था देखिए डेजर्ट एफोरेस्टेशन एंड सोयल कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट रखा गया, ठीक है, यानी कि 1957 में। फिर होता क्या है कि ये जो काजरी जो नाम है, ये 1959 में इसका नाम क्या कर दिया गया, काजरी रख दिया गया, यानी कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान रख दिया गया। तो डियर फ्रेंड्स बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब इसके बारे में अगर देखें तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो काजरी है, ये भारत सरकार की एक जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय है, यानी कि कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक एजेंसी है, और एजेंसी का नोडल एजेंसी है। उस नोडल एजेंसी का नाम है ICAR, ठीक है, यानी कि ये जो काजरी होती है, ये काजरी कृषि मंत्रालय, ठीक है, कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। और इस कृषि मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी, देखिए नोडल एजेंसी
एजेंसी है उस नोडल एजेंसी का ICAR क्या है, ICAR, ठीक है। देखिए ICAR की फुल फॉर्म क्या होती है, देखिएगा इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर फॉर रिसर्च, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर आप उसको हिंदी में बोलते हैं तो इसकी हिंदी में नाम इसका भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। ये इसका नाम हो गया, ठीक है। देखिए इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है इसका नाम इंग्लिश में, और इसको भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र परिषद कहते हैं। ये एक कृषि मंत्रालय है, इसकी एक और नोडल एजेंसी है, इसके अधीन ये जो अपना काजरी कार्य करती है। तो डियर फ्रेंड्स बातें समझ में आई है, ठीक है। आगे बात अगर हम करें तो इसके बारे में और बातें हम देखते हैं, देखिए क्या क्या बातें हैं, ठीक है। ओके, देखिएगा इसके बारे में और देखते हैं बातें। अब हम बात करते हैं कि जो काजरी है, इससे काजरी, सॉरी फ्रेंड्स गर्मी बहुत तेज है। देखिए काजरी का कार्य क्या है, देखिए काजरी का कार्य है कि काजरी का प्रमुख कार्य राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल है, यानी कि जो डेजर्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि मार्च उसको कहते हैं, उसको कम करना, उसको रोकना है और हरे भरे पेड़ लगाना। इसके अलावा और भी काम देखिएगा, जो मरुस्थल को रोकना है, साथ ही मरुस्थल के प्रसार प्रसार के प्रमुख कारणों को खोजना है, यानी कि जो मरुस्थल जो बढ़ रहा है लगातार, जो डेजर्ट बढ़ रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको रोकना है। सबसे पहले देखिएगा, आपको पता है कि इस काजरी का प्रमुख कार्य क्या है। देखिएगा हमारा जो ये देखिए राजस्थान का मैप है, देखिएगा राजस्थान का मैप, ओके। ठीक है, अच्छा बना है ना, ओके। देखते हैं अच्छा तो क्या बना, लेकिन ठीक ठाक है, ओके। देखिएगा आपको पता है कि ये जो अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, ऐसी, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ ये अरावली पर्वतमाला है, लेकिन अरावली पर्वतमाला कहीं कहीं पे क्या है, गैप है, और ये जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर क्या है, मरुस्थल है, सॉरी मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल है जिसको हम थार का मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। थार मरुस्थल है, और ये थार मरुस्थल क्या है कि ये क्या है, इधर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि पूर्व की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला में गैप है, और इस अरावली पर्वतमाला में गैप होने के कारण थार का मरुस्थल की तरफ, यानी कि पूर्व की तरफ क्या बढ़ रहा है, ठीक है। और पूर्व से बढ़ने से रोकने के लिए जो केंद्र सरकार की एक संस्थान है काजरी, इस काजरी की क्या कर दी गई, स्थापना की गई, ठीक है। काजरी की स्थापना की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो काजरी की स्थापना का मुख्य कारण यही है कि पश्चिम यानी राजस्थान के अंदर जो पूर्व की तरफ जो मरुस्थल बढ़ रहा है उसको रोकना। तो ये मरुस्थल आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आगे की तरफ बोलते हैं इसको, थार का मरुस्थल को आगे की तरफ बढ़ता है उसको बोलते हैं रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का क्या बोलते हैं, मार्च। तो आई होप डियर फ्रेंड्स बातें समझ, यानी कि रेगिस्तान का मार्च क्या होता है कि थार का मरुस्थल पश्चिम से पूर्व की तरफ जो बढ़ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स बातें समझ में आ रही है, ओके। बात करते हैं इसके अलावा और बातें हम बात करते हैं। अब देखिएगा मरुस्थल के प्रसार के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए कारण हो सकते हैं, पहला राजस्थान में वन क्षेत्र का पर्याप्त नहीं होना, यानी कि राजस्थान में जो वन होते हैं बहुत कम है, यानी कि फर्स्ट रीजन क्या है, राजस्थान में वन क्षेत्र पर्याप्त नहीं है, यानी राजस्थान में वन क्षेत्र पर्याप्त नहीं। देखिए पहला है राजस्थान में वन क्षेत्र पर्याप्त नहीं है, यानी कि ये कारण हो गया, यानी कि राजस्थान के अंदर जो वन है बहुत कम मात्रा में, पहला कारण। दूसरा रीजन डियर फ्रेंड्स क्या है कि दूसरा रीजन है कि रेत के टीले होना, यानी कि राजस्थान में क्या है, रेत के टीले, ठीक है, इसको हम धोरे भी बोलते हैं, क्या, रेत के धोरे भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन अगर हम देखें तो पवन तेज गति से चढ़ना, यानी कि पवनों का तेज गति से चढ़ना, ठीक है, पवनों का
तेज गति से चलना। ठीक है, ये तीसरा रीजन हो गया। तो इन सभी रीजनों, सॉरी पेन नहीं चल रहा है, इन तीनों रीजनों का कारण यानी इसका पता कौन लगाता है, ये काजरी लगाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा इसमें चौथा रीजन भी है, वनारोपण है, यानी कि वनारोपण या वृक्षारोपण लगा, यानी कि वन लगाना। ठीक है, वृक्षारोपण करना, ये भी इससे काजरी का काम है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये बातें हो गई काजरी के बारे में। अब एक बात करते हैं आफरी के बारे में। ठीक है, इसके अलावा एक और संस्थान है, ठीक है, आफरी है। देखिएगा आफरी क्या है, देखिएगा ठीक है, आफरी, ठीक है, सॉरी आफरी की बात करते हैं, आफरी, AFRI। ठीक है, देखिएगा ये आफरी क्या है। देखिए आफरी भी देखिए क्या है डियर फ्रेंड्स, आफरी भी जिस तरह है काजरी काम करती है वैसे ही आफरी काम करती है। देखिए आफरी का जो पूरा नाम क्या है, इसको बात को ध्यान से देखिएगा। इसका नाम है शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र इसका नाम है। ठीक है, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। ठीक है, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र इसका पूरा नाम है। इसका जो मुख्यालय है आफरी का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है इसका है जोधपुर में। ठीक है, दूसरी बात, इसकी तीसरी बात अगर करें फ्रेंड्स, देखिएगा यह भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, यानी कि ये भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ठीक है, तो ये इसके काम हो गए। देखिए एक बार फिर से देखिएगा, आफरी का पूरा नाम है, हिंदी में अगर देखें शुष्क वन अनुसंधान केंद्र है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय में, जिस तरह आपका काजरी का था वहीं पे इसका है। ये भारत सरकार के जो एक वन मंत्रालय है, एक भारत सरकार के वन मंत्रालय या उसको हम पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन ये कार्य करती है। ठीक है, और इसका काम वही है जिस तरह आपका काजरी का है। ठीक है, इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स एक बात और पढ़ लेते हैं, इसमें एक और बात है, एक टॉपिक और है उसको हम देख लेते हैं, ये लास्ट हो गया इसका। ठीक है, देखिए इसका स्मृति वन। ठीक है, स्मृति वन क्या होता है, देखिए स्मृति वन। ठीक है, ये स्मृति वन क्या होता है, देखिए स्मृति का मतलब क्या होता है, अगर आपने हिंदी या ग्रामर पढ़ी होगी तो उसमें आपको पता है स्मृति का मतलब है याद। ठीक है, क्या होता है, याद होता है। देखिए याद यानी कि किसी की याद में वन लगाना। ठीक है, तो ये वन स्मृति। देखिए इसमें क्या है कि राजस्थान सरकार ने वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक स्मृति वन कॉन्सेप्ट तैयार किया, और इसका प्रमुख जो कार्य होता है, इसका अर्थ ये होता है कि जो राजस्थान का कोई भी व्यक्ति हो, यानी कि राजस्थान का कोई भी व्यक्ति हो जो अपने जो पूर्वज होते हैं, अपने जो पूर्वजों की याद में वृक्ष लगा सकता है। ठीक है, अपने पूर्वजों की याद में वृक्ष लगा सकता है, या वो उसमें उस वृक्ष को वो पाल पोस कर बड़ा कर सकता है, तो ये स्मृति वन कहलाता है। ठीक है, स्मृति वन। ठीक है, यानी कि कहने मतलब अपने पूर्वजों की याद में एक स्मृति या याद में क्या करेगा, वन लगाएगा, और वो क्या करेगा, उसको पाल पोस कर बहुत बड़ा करेगा। ठीक है, इसके अलावा और देखिएगा, अगर हम इसके बारे में देखें कि राजस्थान का पहला जो स्मृति वन है वो कहाँ पे बना था, जोधपुर में 2005 में, यानी कि राजस्थान का पहला स्मृति वन। ठीक है, देखिएगा इसमें क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का पहला स्मृति वन कहाँ है, आपको बताना है जोधपुर में। कहाँ बताना है, जोधपुर में है। ओके, पहली बात। ठीक है, यानी कि पहली बात राजस्थान का पहला स्मृति वन जोधपुर में। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, और ये कब बना है, 2005 और 6 में बना था। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में। इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट है
कि ये किसकी याद में। आपको पता है कि राजस्थान पत्रिका के जो संपादक है कर्पूर चंद कुलिस के की स्मृति में ये स्मृति वन लगाए थे। किसकी याद में? कर्पूर चंद कुलिस की स्मृति में, क्योंकि कर्पूर चंद कुलिस जो राजस्थान पत्रिका के संपादक है आज वो नहीं है, उसकी याद में ये वन लगाए थे। ठीक है, ये भी आपको बहुत ध्यान रखना। स्मृति वन किसकी याद में लगाए गए? स्मृति वन कर्पूर चंद कुलिस की स्मृति में लगाए, जो राजस्थान पत्रिका के ये क्या थे? संपादक थे, इसकी स्मृति में। और पहला राजस्थान का पहला स्मृति वन कौन है? जोधपुर। कौन सा है? कहाँ पे लगाया? जोधपुर में। कब लगाया? 2005-6 के अंदर पर लगाया गया। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, दूसरा स्मृति है वन है भीलवाड़ा में। ठीक है, ये तो पहला। अब देखिएगा दूसरा स्मृति वन कहाँ लगाया गया? भीलवाड़ा के अंदर लगाया गया। ठीक है, भीलवाड़ा। ओके, अब अगर देखें कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा स्मृति वन कहाँ लगा है, यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा स्मृति वन, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन बनता है राजस्थान का सबसे बड़ा स्मृति वन कहाँ बनाया गया? कहाँ किया गया? इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? सीकर के अंदर। कहाँ? सीकर में। तो ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखिएगा स्मृति वन क्या होते हैं। देखिएगा स्मृति वन होते हैं क्या है कि अपने जो पूर्वज होते हैं उनकी याद के अंदर एक स्मृति वन लगाना, यानी कि एक पेड़ लगाना और उसको पाल पोस कर बड़ा करना। और राजस्थान सरकार ने ये किसकी याद में लगाया गया था? जो राजस्थान पत्रिका के जो संपादक थे स्वर्गीय श्री जो कर्पूर चंद कुलिस की याद में ये स्मृति वन लगाए गए। राजस्थान का पहला स्मृति वन जोधपुर के अंदर 2005-6 के अंदर लगाया गया। दूसरा जो स्मृति वन था वो राजस्थान का दूसरा स्मृति वन था कहाँ? भीलवाड़ा में। और सबसे बड़ा स्मृति वन कहाँ आ गया? सीकर के अंदर लगाया गया। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अगर फिर भी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताइएगा, फिर इसके बारे में मैं आपको और भी डिटेल्स में पढ़ा दूंगा। ठीक है, और अपना जो चैनल है टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उसकी जो लिंक है उसको अपने फ्रेंड सर्किल में उसको क्या है शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आप लिंक को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को आप प्रेस कीजिएगा और प्रेस करने के पश्चात जो प्रेस करने के पश्चात क्या होता है कि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय। ठीक है।